नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग लालगढ़ के अंदर। तो आज हम एक भूगोल का नया टॉपिक लेके चलेंगे, प्रतीक चिन्ह। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो कौन सा है? प्रतीक चिन्ह। आज हम बात करेंगे प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो पहला जो प्रतीक चिन्ह हम लेते हैं वो लेते हैं राज्य पशु। राज्य पशु, राज्य पशु कौन सा है ना? तो पहला हम लेते हैं राज्य पशु। राज्य पशु, राज्य पशु कौन सा बना? चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। अब बात करेंगे आज चिंकारा के बारे में। तो इसको दर्जा कब दिया गया था राज्य पशु का? 22 मई 1981 को दिया गया था। कब दिया गया था? 22 मई 1981 को इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। अगर बात करूं इसके वैज्ञानिक नाम की, तो वैज्ञानिक नाम है इसका गजेला। गजेला वैज्ञानिक नाम। बात करूं वैज्ञानिक नाम तो गजेला। गजेला 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 इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। किसका है? चिंकारा। अगर बात करूं ये कौन सी प्रजाति का है, तो ये है एंटीलोप प्रजाति। कौन सी प्रजाति का ये? एंटीलोप प्रजाति। एंटीलोप। दर्जा कब दिया गया था? 22 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम गजेला। गजेला। अगर बात करूं कौन सी प्रजाति का है, तो एंटीलोप प्रजाति का पशु है ये। अगर बात करूं इसके नाम की, इनके उपनाम की, उपनाम होता है चिंकारा के। उपनाम में जैसे इसको छोटा हिरण बोला गया है। उपनाम क्या इसका है? छोटा हिरण। छोटा हिरण भी बोलते हैं इसको। इसके बाद इसके लिए एक अभयारण्य प्रसिद्ध है चिंकारा के लिए, वो है नाहरगढ़ अभयारण्य। नाहरगढ़ अभयारण्य कहाँ पड़ता है? नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं पूछूं सर्वाधिक कौन से जिले में इनकी संख्या मिलती है, तो जोधपुर जिले में सर्वाधिक संख्या मिलती है। बात करूं सर्वाधिक संख्या की, तो कौन सा जिला है? जोधपुर। जोधपुर जिले के अंदर सर्वाधिक संख्या मिलती है इसकी। अगर बात करूं चिंकारा की, तो चिंकारा एक तत्वादी अंतर्वीय है। दोस्तों चिंकारा क्या है? तत्वादी अंतर्वीय। चिंकारा क्या है? तत्वादी अंतर्वीय। अगर बात करूं इसके बारे में थोड़ी सी इसकी विशेषता की, तो विशेषता जो इसके सींग है, चिंकारा के जो सींग है वो आजीवन बने रहते हैं। हालांकि इसको छोटा हिरण बोलते हैं। हिरण तो अपने सींग प्रत्येक साल गिरा देता है और ले जाता है, लेकिन चिंकारा एक ऐसा पशु है जिसके जो सींग है वो आजीवन बने रहते हैं। अगर बात करूं चिंकारा, चिंकारा किसका समुद्र है? चिंकारा श्री गंगानगर का समुद्र है। श्री गंगानगर का क्या है? ये शुभंकर है। चिंकारा किसका शुभंकर है? श्री गंगानगर का शुभंकर है ये चिंकारा। उसके बाद अगर बात करूं, एक बार इसको रिपीट करा देता हूं। चिंकारा को दर्जा कब दिया गया था? 22 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम गजेला। गजेला। अगर बात करूं शुभंकर की, तो शुभंकर किसका है? श्री गंगानगर। कौन सी प्रजाति है? एंटीलोप प्रजाति का। चिंकारा नाम का एक तत्वादी अंतर्वीय। चिंकारा के जो अभयारण्य प्रसिद्ध है वो नाहरगढ़ अभयारण्य कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। तो इसका जो उपनाम है वो कौन सा है? छोटा हिरण। तो ये था आपका चिंकारा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे राज्य पक्षी। राज्य पक्षी। राज्य पक्षी की बात करें। राज्य पक्षी कौन सा है अपना? तो वो है गोडावल। क्या है? गोडावल। राज्य पक्षी क्या है अपना? गोडावल। अब हम बात करेंगे गोडावल की कि गोडावल क्या है। गोडावल को दर्जा कब मिला था? गोडावल को दर्जा मिला था
21 मई 1981 को। और चिंकारा का दर्जा कब मिला था? 22 मई 1981 को। अगर बात करें गोडाउन की, गोडाउन को दर्जा कब मिला है? गोडाउन को दर्जा मिला है 21 मई 1981 को। अगर बात करूं तो गोडाउन का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम क्रायोसिस, क्या है? क्रायोसिस नाइट्रिसेप्स, क्रायोसिस नाइट्रिसेप्स, या इसको क्रायोटिस भी बोल सकते हैं, क्रायोसिस या क्रायोटिस नाइट्रिसेप्स, ये क्या इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर बात करूं इसके उपनाम की, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं गोडाउन को, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या है इसका इंग्लिश नाम है। अगर इसके उपनामों की बात करें, इसके उपनामों की बात करें तो उपनाम इसके कौन कौन से? अभी एक तो है सोहन चिड़िया, क्या है? सोहन, एक तो इसका उपनाम क्या है? सोहन चिड़िया। दूसरा इसको बोलते हैं शर्मिला पक्षी, दूसरा इसका नाम क्या है? शर्मिला पक्षी। अगर मैं बात करूं तीसरा, तो इसको सारंग भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको सारंग भी बोलते हैं, इसको हुकना, हुकना भी बोलते हैं, इसको हुकना, सारंग, हुकना, तुकदर, तुकदर, ये किसके सारे उपनाम है? ये राज्य पक्षी जो अपना गोडाउन है इसके सारे उपनाम है। अगर बोलूं तो बड़ा तिलोर भी बोलते हैं इसको, बड़ा तिलोर, बड़ा तिलोर, बड़ा तिलोर बोलते हैं। कितने उपनाम हो गए? सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, सारंग, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर, ये इसके क्या नाम है? उपनाम है। अगर बात करूं इसको हाड़ौती क्षेत्र में मालबोर्डी के नाम से जानते हैं, हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? मालबोर्डी, हाड़ौती क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं? मालबोर्डी के नाम से जानते हैं। अगर सर्वाधिक संख्या की बात की जाए तो गोडावण में है कि राजस्थान के अंदर 3 जगह सर्वाधिक चलती हैं, 3 जगह, एक तो सोसन 12 के अंदर, कहां? सोसन 12 के अंदर, सोसन कहां पड़ता है? 12। एक सांकलिया अजमेर, सांकलिया, सांकलिया अजमेर। एक बात करूं मरु उद्यान, मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये? तो ये 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर। गोडाउन के संरक्षण के लिए मरु उद्यान के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। अभी किस नाम से था? वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम से था प्रोजेक्ट। किसके संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था? गोडाउन के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। अगर बात करूं तो इसका गोडाउन का भोजन क्या है? ये भोजन मूंगफली और तारा मीरा, मूंगफली और तारा मीरा क्या है इसके भोजन है। तो एक बात करूं इसके प्रजनन केंद्र, जो इसका प्रजनन केंद्र है वो है जोधपुर के अंदर, तो इसका प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है वो जोधपुर में, जो इसका प्रजनन क्षेत्र है, यहाँ पे अपने कह सकते हैं जो प्रजनन के लिए जो पशु चिकित्सक जो स्थान है वो कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। अगर बात करूं तो गोडाउन पक्षी है जो ये मेनली अफ्रीका का है, कहाँ का है? ये अफ्रीका का है। गोडाउन पक्षी कहाँ का है? अफ्रीका का है ये गोडाउन पक्षी। अगर इसके बारे में और बात करूं तो अगर बात करें किसके समान दिखाई देता है, तो
तो ये गोडाउन पक्षी शुतुरमुर्ग के समान दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देता है? ये शुतुरमुर्ग के समान दिखाई देता है। 2011 की IUCN 2011 की IUCN जो कि रेड डाटा के नाम से जानते हैं अपने इसको, किसके? रेड डाटा लिस्ट होती है, एक रेड डाटा लिस्ट, रेड डाटा लिस्ट। उसके अंदर 2011 IUCN रेड डाटा लिस्ट के अंदर इसको क्या मान लिया गया था? संकटग्रस्त जाति मान लिया गया था, संकटग्रस्त जाति मान लिया गया था। और इसके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न प्रोजेक्ट, जो कि कहां चलाया गया था? मरु उद्यान के अंदर चलाया गया था। मरु उद्यान क्या है? जैसलमेर और बाड़मेर। अगर बात करूं उसके बाद इसके भोजन की, तो भोजन इसका प्रिय भोजन है मूंगफली और तारा मीरा। एक बार रिपीट करा देता हूं। गोडाउन को दर्जा दिया गया था 21 मई 1981 को। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेंस है। सर्वाधिक संख्या में 3 जगह मिलते हैं, एक तो सोरसन अंता 12 के अंदर, सांकलिया अजमेर के अंदर और मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर के अंदर। कहाँ मिलते हैं? मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर के अंदर। एक इसके लिए गोडाउन सम्मेलन लगाया गया था जयपुर के अंदर, जो कि प्रथम सम्मेलन था। वो कब लगाया गया था? 1980 के अंदर एक सम्मेलन लगा था। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के लिए एक सम्मेलन लगाया गया था। कहाँ था? जयपुर में लगाया गया था। 1980 के अंदर जयपुर के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1980 के अंदर हुआ था। और किसके लिए हुआ था? तो गोडाउन के लिए हुआ था। तो ये आपका राज्य पक्षी गोडाउन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो आगे हम बात करते हैं राज्य पुष्प की। किसकी? राज्य पुष्प की। आगे हम बात करते हैं दोस्तों राज्य पुष्प की। राज्य पुष्प कौन सा है अपना? रोहिड़ा। राज्य पुष्प कौन सा अपना? रोहिड़ा। तो चर्चा रोहिड़ा के बारे में करते हैं। इसको कब दिया गया था दर्जा? बताओ, रोहिड़ा को दर्जा कब मिला था? 1983 के अंदर मिला था इसको दर्जा। 1983 के अंदर इसको क्या मिला था? दर्जा। अगर बात करूं इसके वैज्ञानिक नाम की, तो टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। इसको राजस्थान का सागवान भी बोलते हैं जी। राजस्थान का सागवान क्या बोलते हैं? राजस्थान का सागवान भी बोलते हैं और राजस्थान की मरु शोभा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरु शोभा। राजस्थान की मरु शोभा भी बोलते हैं, राजस्थान का सागवान भी बोलते हैं। अगर बात करूं सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं सर्वाधिक? पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं। अगर बात करूं रोहिड़ा के पुष्प की, कब आते हैं ये? मार्च अप्रैल में। रोहिड़ा के पुष्प कब आते हैं? मार्च अप्रैल के अंदर रोहिड़ा के क्या आते हैं? पुष्प आते हैं। अगर बात करूं मारवाड़ का टीक, रोहिड़ा को क्या बोला गया है? मारवाड़ का टीक। मारवाड़ का टीक ये इसका उपनाम है। यह इनको संज्ञा दी गई है। रोहिड़ा को क्या बोला गया है? मारवाड़ का टीक। एक रेगिस्तान के अंदर, जैसे कि मैंने बताया पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है, तो रेगिस्तान के अंदर जरबिल, रेगिस्तान के अंदर जरबिल नामक एक चूहा है। जरबिल नामक क्या है? चूहा, जो कि रोहिड़ा के पुष्प को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। कहाँ पाया जाता है ये जरबिल? तो पश्चिमी क्षेत्र की रेतीली मिट्टी के अंदर ये चूहा पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका रोहिड़ा। एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूं, कब दर्जा दिया गया था?
1983 को दर्जा मिला था भाई। वैज्ञानिक नाम टिको वेला कर्कुलेटा क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर बात करें इसके पुष्प की तो रोइडा के पुष्प कब निकलते हैं? मार्च अप्रैल को निकलते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में एक जर्बिल नाम का चूहा पाया जाता है जो रोइडा के पुष्प को क्या नुकसान पहुंचाता है। पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। इसको राजस्थान की मरुशोभा, राजस्थान का सागवान या इसको मारवाड़ के टीक, मारवाड़ का टीक संज्ञा दी गई है इसको। तो ये आपका रोइडा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया और दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे राज्य खेल की। राज्य खेल, राज्य खेल कौन सा है भाई? बास्केटबॉल। राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। सबसे पहले कब दर्जा दिया गया था? तो बात करूं तो इसको दर्जा दिया गया था 1948 में। दर्जा कब दिया गया था? 1948 को। अगर बात करूं बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। अगर बात करूं कि बास्केटबॉल एक आदमी कहाँ है? एक आदमी बास्केटबॉल एक आदमी कहाँ है? तो ये है दोस्तों जैसलमेर के अंदर। कहाँ है बास्केटबॉल एक आदमी? जैसलमेर के अंदर है। अगर बात करूं महिलाओं की तो महिलाओं के एक आदमी कहाँ है? महिलाओं के एक आदमी है जयपुर के अंदर। महिलाओं के एक आदमी कहाँ है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये था अपना बास्केटबॉल जो कि अपना राज्य खेल है। इसको दर्जा कब दिया गया था? 1948 को इसको दर्जा दिया गया था। अगर बात करूं कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में तो 5 खिलाड़ी होते हैं। और महिलाओं के लिए अकादमी कहाँ खोली गई है? जयपुर के अंदर। और पूछी जाएगी बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? तो वो है जैसलमेर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। बात करते हैं राज्य नृत्य। राज्य नृत्य, राज्य नृत्य कौन सा है दोस्तों? अपना राज्य नृत्य है घूमर। कौन सा है? घूमर। घूमर को क्या क्या बोलते हैं? एक तो राज्य की आत्मा, राज्य की आत्मा किसको बोलते हैं? घूमर को बोलते हैं राज्य की आत्मा। कौन से अक्षरों पर नृत्य किया जाता है? मंगलिया। और कौन कौन से भी? तीज त्योहारों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। अगर बात करूं इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है तो उत्पत्ति मध्य एशिया भरत नृत्य से हुई है। इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया भरत नृत्य से क्या मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो घूमर राज्य नृत्य कौन सा हमारा? घूमर है। राज्य की आत्मा इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से भरत नृत्य से मानी जाती है। अगर बात करूं कि कौन से त्योहारों पर या फिर कौन से अवसरों पर घूमर नृत्य किया जाता है तो मंगलिया के अवसर होते हैं या फिर तीज त्योहारों पर इनका नृत्य किया जाता है। तो ये आपका राज्य नृत्य है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं राज्य गीत की। इसकी राज्य गीत। राज्य गीत कौन सा है? अपना राज्य गीत है केसरिया वाला। कौन सा है? केसरिया बालम। ये क्या है हमारा? राज्य गीत है केसरिया बालम। अगर बात करूं तो किसने शुरुआत की थी? उदयपुर की मांगी बाई।
उदयपुर की मांगी बाई ने केसरिया बालन जो गीत सर्वप्रथम गाया था, इसकी शुरुआत की थी। अगर बात करूं इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलवाई थी? क्या अंतरराष्ट्रीय ख्याति, तो वो कौन थी? अल्लाह दिलाही बाई, अल्लाह दिलाही बाई, जिसने इस केसरिया बालन गीत को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। और ये अल्लाह दिलाही कहाँ की थी? बीकानेर की थी। कहाँ की थी? बीकानेर की थी अल्लाह दिलाही बाई। एक और ये गीत कौन सी गायकी में गाया जाता है? तो ये मांड गायकी में गाया जाता है। कौन सी गायकी के अंदर? मांड गायकी में ये गीत गाया जाता है। और इसके बाद अगर बात करूं शास्त्रीय नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है अपना बताओ? शास्त्रीय नृत्य है कथक। कौन सा है? कथक। उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। अगर बात करूं दक्षिण भारत की तो क्या है? भरतनाट्यम। ये तो है उत्तरी भारत का। अगर बात करूं दक्षिणी भारत का तो भरतनाट्यम। अगर बात करूं कि शास्त्रीय नृत्य जो नृत्य है कथक, तो भारत के अंदर नृत्य का जो घराना माना जाता है वो माना जाता है लखनऊ। लखनऊ भारत के अंदर। अगर बात करूं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर जो नृत्य का घराना माना जाता है वो माना जाता है जयपुर को। राजस्थान में कौन सा है? जयपुर। अगर बात करूं भारत की तो भारत में कौन है? लखनऊ। अगर बात करूं कि इनके जन्मदाता कौन थे, तो इनके जन्मदाता थे भानुजी महाराज। कौन थे? भानुजी महाराज। जन्मदाता कौन है? भानुजी महाराज। तो ये था आपका शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तर भारत का क्या है? कथक। अगर बात करूं दक्षिण भारत की तो दक्षिण भारत में भरतनाट्यम। अगर घराने की बात करूं तो भारत में कहाँ है घराना? लखनऊ के अंदर। अगर बात करूं राजस्थान की तो राजस्थान में कहाँ है? जयपुर के अंदर। अब छोटे छोटे एक दो और रह गए, जैसे आपका राज्य कवि। राज्य कवि आपका सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र कहाँ के हैं? ये हाड़ौती क्षेत्र के हैं। हाड़ौती क्षेत्र के। अगर पूछे तो बूंदी के। कहाँ के? ये बूंदी के। राज्य कवि सूर्यमल मिश्र, जिन्होंने वंश भास्कर लिखी है। किसने लिखी? सूर्यमल मिश्र ने। अगर बात करूं, ये तो हो गया अपना राज्य कवि। अगर बात करूं राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। यह एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र है। सुशील वाद्य यंत्र। केसरिया बालम कहाँ स्टार्ट, किसने शुरुआत की थी? उदयपुर के अंदर मांगी बाई ने शुरुआत की थी। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलवाई थी? अल्लाह दिलाही बाई ने। कहाँ की थी? बीकानेर की थी। बात करूं कौन से गायकी में गाया जाता है, तो ये मांड गायकी के अंदर गाया जाता है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तरी भारत का कथक। अगर बात करूं दक्षिणी भारत की तो दक्षिणी भारत में भरतनाट्यम। भारत के अंदर घराने की बात करें तो लखनऊ। अगर राजस्थान में घराने की बात करूं तो जयपुर। अगर पूछे तो इनके जन्मदाता कौन है, तो ये है भानुजी महाराज। अगर बात करूं राज्य कवि की तो राज्य कवि क्या है? सूर्यमल मिश्र। राज्य कवि क्या है? सूर्यमल मिश्र, जो कि हाड़ौती क्षेत्र से है। हाड़ौती क्षेत्र यानी बूंदी के अंदर है। अगर बात करूं वंश भास्कर लिखी है सूर्यमल मिश्र ने। उसके बाद बात करूं राज्य वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों? अलगोजा। राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा, जो कि एक सुशील वाद्य यंत्र है। यानी कहने का मतलब है दो बांसुरियों को इकट्ठा मुंह के अंदर लेकर बजाया जाता है। इसको दो बांसुरियों को
दो बांसुरियों को इकट्ठा मुंह के अंदर लेकर बजाया जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके कुछ प्रतीक चिन्ह। तो इसके अंदर जो एक दो रह गए हैं आपके, वो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे इनका। तो धन्यवाद।